नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो देखिए, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं होता। ठीक है, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। अब अथर्ववेद इसमें भी है, ये कट जाएगा, इसमें भी है, ये भी कट जाएगा, और इसमें है, ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। और गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अपने गुरु अलार कलाम से ली थी। किससे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने ली थी। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। कौन है? कणाद। ठीक है, और न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये गौतम ऋषि हैं। कौन है? गौतम ऋषि। ठीक है, आगे चलें। पहला हुड़ आक्रमण कब हुआ था? तो पहला हुड़ आक्रमण, और इस समय किस वंश का शासक था? तो इस समय गुप्त वंश का शासक था। किसका? गुप्त वंश का शासक था। और गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का शासन था। किसका? स्कंद गुप्त का। ठीक है, गुप्त वंश में किसका शासन था? तो स्कंद गुप्त का। ठीक है, आगे चलें। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, अल्बुकर्क को अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुई थी? तो सन 1765 में शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी। कब? 1765 में। किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, आगे चलें। मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, मित्र मेला संगठन यह 1899 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह मित्र मेला संगठन 1899 में स्थापित किया गया था। और यही आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थान ले लिया। किसका? अभिनव भारत सोसाइटी
अभिनव भारत सोसाइटी का स्थान ले लिया किसने? इसी मित्र मेला संगठन ने। ठीक है, यह कब स्थापित हुआ था? तो 1899 में, और 1904 में इसी ने अभिनव भारत सोसाइटी का स्थान ले लिया। ठीक है, आगे चलें। रैले आयोग को किसके सुधारों में संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो रैले आयोग को शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था। किसके लिए? शिक्षा व्यवस्था के लिए। आगे चलें। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी थी? तो सत्य के प्रयोग। क्या था? सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा थी, जीवनी थी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने। किसने? महादेव देसाई ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। और इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इसके तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे चलें। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल में बनाई गई थी? तो गुजरात में कौन सी झील है जो मौर्य काल में बनाई गई थी? तो यह सुदर्शन झील है। कौन सी? सुदर्शन झील। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और इसका रुद्रदामन फर्स्ट ने, किसने? रुद्रदामन प्रथम ने इसकी मरम्मत करवाई थी। और दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, और इसी स्कंदगुप्त के शासन में अभी हमने ऊपर पढ़ा था 458 ईस्वी में पहला हूण आक्रमण हुआ था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी, और इसकी पहली बार मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी, और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो इनमें से भारतीय पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये कौन सा है जो सबसे ऊंचा है? तो कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कितना है? 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। ठीक है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सिक्किम में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछे पूरी तरह से भारत में स्थित भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी। यह उत्तराखंड में स्थित है, और यह पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो किस राज्य में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में। किसमें?
आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, उसके बाद तेलंगाना में देखी गई है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है तो तेलंगाना का है, तीसरा स्थान किसका है तो तीसरा स्थान उड़ीसा का आता है। किसका? उड़ीसा का। पहला स्थान सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है, उसके बाद दूसरा स्थान तेलंगाना में देखी गई है, उसके बाद तीसरे स्थान पे उड़ीसा में यह सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है वन क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है, और यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में। यह 28 जिलों से होकर बहती है। अब इसमें डबल जीरो अगर इनके बीच में लगा दो तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो रामगंगा इसकी सहायक नदी है, यमुना इसकी सहायक नदी है, घाघरा इसकी सहायक नदी है, लेकिन भीमा इसकी सहायक नदी नहीं है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे चलें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कितनी बार हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में स्थित है। कहां? कर्नाटक में स्थित है। आगे चलें। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो देखिए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो टोटल मिला दिया जाए तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो 9 हो गए। कितने हो गए? 9। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे, यानी ये 8 राज्य क्या हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी इसके साथ सीमा बनाती है। तो कहने का मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित मिलाकर टोटल कितने हो गए? तो 9 हो गए। ठीक है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु पर जो इको मार्क होता है यह क्या दर्शाता है? तो यह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऐसा दर्शाता है यह। ठीक है, आगे चलें। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश, शिवारामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो साजी केबी है। कौन है? साजी केबी। ठीक है, और इसका पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है
कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस देश से एडॉप्ट किया गया है, किस देश से अपनाया गया है, तो इसे रूस से अपनाया गया है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को। ठीक है, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो यानी रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को किसने लागू किया था? तो ये जोसेफ स्टालिन था। कौन था? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना प्रणाली कहां से ली गई है? तो रूस से ली गई है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, क्या कहलाती है? तो वो आय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आय रेखा। ठीक है, नेक्स्ट, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति आंदोलन ये 1967 से लेकर के 1978 तक चला था। कब तक चला था? 1967 से लेके 1978 तक चला था हरित क्रांति आंदोलन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष जो इसमें पहले पूरा हो गया हो। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ये भी आप ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय या आत्मा यदि पूछ रहा है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, यदि सामान्यतया आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन में यदि पूछ दे भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 243 ZD के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 243 ZD के तहत होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, राज्य हैं और राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व है। तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10 हैं। कितनी हैं? 10 हैं। गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, तो क्या हो जाएगा? 3। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं, क्या हो जाएगा? 4। और पंजाब में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। तो 1 3 4 2 यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा करने का अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, युद्ध है, वाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह भी है, लेकिन आंतरिक अशांति को खतरा ये राष्ट्रीय आपात घोषित करने का आधार नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो दूध के नमूने की शुद्धता, यानी दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो हाइड्रोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो क्लोरीन की विरंजन क्रिया यह ऑक्सीकरण के कारण होती है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया नहीं जाता? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? तो देखिए, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, कच्चे आम में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, लेकिन पालक में टार्टरिक अम्ल पाया नहीं जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये यकृत होता है। कौन सा? यकृत होता है। और यह यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यही यकृत है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है। आगे चलें। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ये ग्राम है। कौन सी? ग्राम। आगे चलें। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा क्या है? माथे पर बल पड़ना। तो माथे पर बल पड़ना क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। ठीक है। आगे चलें। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, वायु हवा का पर्यायवाची है, समीर भी है, पवन भी है, लेकिन सलिल ये क्या है? ये जल का पर्यायवाची होता है। किसका? जल का पर्यायवाची होता है। अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? पिछले भी कई प्रैक्टिस सेट में हमने बताया है। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है। क्या होता है? भौरा। और अली यह बड़ी की मात्रा है। यहां भी सखी में क्या है? बड़ी की मात्रा है। तो अली छोटी भौरा और अली बड़ी ये सखी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा का विलोम क्या होता है? तो वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? तो ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है? तो एक्स के द्वारा। ठीक है। इसने अपना लोगो बदल करके एक्स रखा हुआ है। ठीक है। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जिसकी वर्ष 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना है, किस तिथि को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई को मनाया गया। कब? 17 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में कौन करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत करेगा। ठीक है। क्वाड में 4 देश आते हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यही 4 देश आते हैं क्वाड में। ठीक है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना
और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है। तो यह किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, भारत ने 121 देशों की सूची में 107वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 107वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ? तो देखिए, स्लिनेक्स से ही आप पकड़ सकते हैं कि यह किसके किसके बीच हुआ है। तो स्लिनेक्स SL से आप पकड़ सकते हैं श्रीलंका को, और IN से पकड़ सकते हैं इंडिया को। ठीक है। स्लिनेक्स यानी भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास हुआ है। इसका 10वां संस्करण हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, आगे चलें। भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने हासिल किया है। किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को। ये एक कोंकणी लेखक हैं। क्या है? कोंकणी लेखक। ठीक है। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। किसको? अजीत अगरकर को। ठीक है, आगे चलें। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रंजीत प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? रंजीत प्रताप के द्वारा यह लिखी गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी कौन थे? तो ये सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ। ठीक है, आगे चलें। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय विश्व बैंक हो या IMF हो, IMF, इसका मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन DC में है। कहां है? वाशिंगटन DC। द हेग नीदरलैंड्स में किसका मुख्यालय है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। किसका? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो द हेग नीदरलैंड में। लंदन में किसका मुख्यालय है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। पेरिस फ्रांस में किसका मुख्यालय है? तो यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, आगे चलें। 13 ताली नामक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहां स्थित है? तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व
पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है किसी प्रैक्टिस सेट में। अष्टमुडी की आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी आर्द्र भूमि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है अष्टमुडी आर्द्र भूमि। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी यह नॉम पेन है। कहाँ है? नॉम पेन। ठीक है। गैबरून कहाँ की राजधानी है? तो गैबरून ये बोत्सवाना की राजधानी है। कहाँ की? बोत्सवाना की। बोत्सवाना देश की राजधानी क्या है? गैबरून। सेंटियागो यह चिली की राजधानी है। कहाँ की? चिली की राजधानी है। प्राग यह चेक गणराज्य की राजधानी है। कहाँ की? चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन है और कंबोडिया की राजधानी क्या है? नॉम पेन। ठीक है, आगे चलें। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ? त्रिवेंद्रम में स्थित है। ठीक है। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।